अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं वोल्टामेट्री से और फिर हम साइक्लिक वोल्टामेट्री और उसकी कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे। वोल्टामेट्री, पोलरिग्राफी, इन सब की हमने जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में। थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आगे हमें आसानी हो। वोल्टामेट्री का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम में, और अगर उसमें कोई ऑक्सीडाइजेबल या रिड्यूसिबल स्पीशी मौजूद हुई, दोनों ही केसेस में वो अगर ऑक्सीडाइज होगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वो आपके इलेक्ट्रोड को देगी, और रिड्यूस होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रोड से ले लेगी। दोनों ही केसेस में करंट जनरेट होगा। अगर वो करंट आप मेजर कर लें और उसको प्लॉट कर लें एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, तो फिर जो ग्राफ हासिल होता है उसको हम कहते हैं वोल्टेमोग्राम। अब जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अप्लाई करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिसको हम कहते हैं वेव फॉर्म्स। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट वेव फॉर्म्स पढ़ी थी। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोएक्टिव सिस्टम में ट्रायंगुलर वेव फॉर्म अप्लाई करें, अब ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का मतलब ये होता है, अगर अभी भी कुछ लोगों की समझ में ना आया हो, कि आप पोटेंशियल को लीनियरली बढ़ाते जाते हैं ख़ास वक्त तक, और जब आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं तो आप पोटेंशियल को दोबारा से उस इनिशियल पोजीशन तक ले आते हैं। तो जिस रफ़्तार से पोटेंशियल बढ़ाया जाता है उसी रफ़्तार से पोटेंशियल कम किया जाता है, तो एक ये ट्रायंगल बन जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। क्योंकि ये ट्रायंगल जिस पोटेंशियल से शुरू हुआ था उसी पोटेंशियल पे ख़त्म हो रहा है, इसीलिए हम इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और इस तरह से परफॉर्म की जाने वाली वोल्टामेट्री को कहा जाता है साइक्लिक वोल्टामेट्री। अभी जो साइक्लिक वोल्टामेट्री है इसकी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसके। एक तो आम वोल्टामेट्री में जिसमें आप सिर्फ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को स्टडी कर सकते थे, साइक्लिक वोल्टामेट्री में आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़ को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात ये एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव सी टेक्निक है रिलेटिवली। अगर आप बाकी टेक्निक्स को देखें जैसे मास है या एनएमआर है या दूसरी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ये दूसरी टेक्निक्स की बनिस्बत रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव है। फिर ये एक बड़ी इजी टू हैंडल टेक्निक है, एक बड़ी आसानी के साथ आप इसको हैंडल कर लेते हैं। उसके साथ ही इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत वाइड है। जैसे मिसाल के तौर पे आप साइक्लिक वोल्टामेट्री के ज़रिए बहुत सारे जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं हमारे, जिनमें एग्जांपल ले लेते हैं आर्सेनिक की, कैडमियम की, लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, ये तमाम मेटल्स बड़ी आसानी के साथ आप साइक्लिक वोल्टामेट्री के थ्रू या इवन सिंपल वोल्टामेट्री के थ्रू भी बड़ी आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं। अब ये तो हो गई बात हैवी मेटल्स की। अब इन हैवी मेटल्स के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ में होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास साइनाइड्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड्स होते हैं, या दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, उसमें वाइटामिन आप वो वाइटामिन सप्लीमेंट बना रहे होते हैं तो वाइटामिन की एनालिसिस होती है, और दूसरे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको बड़ी आसानी के साथ आप इस साइक्लिक वोल्टामेट्री के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हर कंपाउंड का एक नया का एनालिसिस पोटेंशियल तो होता ही है जो उनका मखसूस होता है, तो आप उसके ज़रिए किसी भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ड्रिंकिंग वाटर में भी ये यूज़ हो जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर में अगर कोई कंटेमिनेंट है तो उसको आप अगर वो इलेक्ट्रोएक्टिव है आपके सिस्टम के अंदर तो फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह जो एफ्लुएंट वाटर होता है या सी वाटर होता है या जो फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी इंडस्ट्रीज़ की, उनको भी उनकी एनालिसिस करने के लिए भी साइक्लिक वोल्टामेट्री को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बेतहाशा यूजेस हैं वोल्टामेट्री और साइक्लिक वोल्टामेट्री के। और कई अगर आप इसकी वेव फॉर्म को एक अच्छे तरीके से अप्लाई करें, आपसे सिस्टम के मुताबिक ऑप्टिमाइज़ करें, तो जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब हम स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री क्या होती है कि आप एक ही वक्त में अपने पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो भी एनालाइट है उसको आप अपने वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर एड्जॉर्ब करा लेते हैं, उस पर इतना पोटेंशियल दे देते हैं कि ये जो एनालाइट है आपको वो वहाँ जाके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस जो भी उसको होना है वो हो जाए। तो जब सारा एनालाइट एक वक्त में जाएगा तो अच्छा खासा करंट जनरेट होगा। और अब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इस पोटेंशियल को स्विच किया जाता है। अगर पोटेंशियल मिसाल के तौर पे आपने इस वर्किंग इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल दिया है 1.2 वोल्ट्स, और आपकी स्पीशी का जो
तो रिडक्शन पोटेंशियल था वो आ चुका है उस पर। तो पूरी जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितनी भी स्पीशीज़ हैं जो रिड्यूस होना चाहती थी वो तमाम की तमाम जाएंगी और यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी। अब क्या होगा, रिड्यूस होने के बाद ये वर्किंग इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हम हल्के हल्के चेंज करेंगे। तो मिसाल के तौर पे दो तरह की स्पीशीज़ हैं, तो पहले जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो ऑक्सीडाइज होगा, सिस्टम में वापस आएगा। उसके बाद हम पोटेंशियल मज़ीद चेंज करेंगे तो उसके बाद दूसरी जो स्पीशी है वो ऑक्सीडाइज होकर निकलने लगेगी। तो सेपरेटली आप हर स्पीशी की बहुत ज़्यादा एक्यूरेट क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, और कुछ केसेस में इसकी जो लिमिट है वो पिकोमोलर तक भी चली जाती है। पिकोमोलर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मोलर। तो ये वो लिमिट ऑफ डिटेक्शन है जहाँ पे आपकी जो ये कह लें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी नहीं पहुँच पाती। तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन इसके आप देखिए कि लिमिट ऑफ डिटेक्शन और जो इसकी परफॉर्म करने का तरीका है, दूसरे जो एडवांटेजेस हैं वो इमेंस हैं। अब हम अगर बात करें कि भाई साइक्लिक वोल्टेमेट्री का जो एक्सपेरिमेंट है या जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरह का होता है, तो साइक्लिक वोल्टेमेट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी हम बनावट देख लेते हैं, बाकी तो उसका पोटेंशियल स्टेट ही होता है। इस इंस्ट्रूमेंट या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आप देखें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक दफ़ा और सही। तो ये जो 3 इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें एक होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड हो सकता है, यहाँ पे प्लाटिनम इलेक्ट्रोड हो सकता है, गोल्ड इलेक्ट्रोड हो सकता है। एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका काम होता है कि ये एक सस्टेनेबल पोटेंशियल अप्लाई करे, एक स्टेबल पोटेंशियल अप्लाई करे। तो आमतौर से जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं वो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड होते हैं। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ किए जाते हैं। तीसरा जो इलेक्ट्रोड होता है काउंटर इलेक्ट्रोड। इसको आमतौर से वायर की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा रखा जाता है ताकि जो भी करंट है वो उसको एक्यूरेटली सेंस कर सके। अब बात करते हैं जनाब, वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान जो है वो पोटेंशियल मेजर किया जाता है, और वर्किंग इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड के दरमियान करंट को मेजर किया जाता है। रिड्यूसिंग करंट हो या ऑक्सीडाइजिंग करंट हो, दोनों करंट्स को आप काउंटर इलेक्ट्रोड के ऊपर मेजर करते हैं। अब आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पोटेंशियल अप्लाई किया और जो करंट जनरेट हुआ वो काउंटर इलेक्ट्रोड से हासिल कर लिया। तो अगर हम पोटेंशियल को रखें वाई एक्सिस पे और करंट को रखें एक्स एक्सिस पे, तो साइक्लिक वोल्टेमेट्रिक एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट होता है, जैसे हर एक्सपेरिमेंट का एक आउटपुट होता है ना, आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो उसमें ग्राफ बनता है, इसको आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा इसको हम कहते हैं साइक्लिक वोल्टेमोग्राम। अब ये जो साइक्लिक वोल्टेमोग्राम है इसमें एब्सिसा जो होता है यानी जो एक्स एक्सिस होता है इसके ऊपर आप पोटेंशियल को प्लॉट करते हैं और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे आप करंट प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। ये वही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वाली बात है कि जो चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे और जो इसके चेंज होने से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो वाई एक्सिस पे। तो ये एक जनरल ट्रेंड है जो फॉलो किया जाता है कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो जब आप साइक्लिक वोल्टेमेट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपको इस तरह का एक आउटपुट मिलता है, इसको डक शेप आउटपुट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से आपने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, पोटेंशियल ज़ीरो से शुरू किया, तो पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ही पीक ऊपर जाती जा रही है। यानी एक वक्त ऐसा आया जहाँ पे आपका जो एनालाइट था वो ऑक्सीडाइज हो गया कम्प्लीटली तौर पे। अब ये ऑक्सीडाइज हो गया, पीक नीचे आने लगी। यहाँ तक आने के बाद आपने पोटेंशियल को स्विच कर दिया, यानी ये फाइनल पोटेंशियल है, इसको हम कहते हैं स्विचिंग पोटेंशियल। अब ये स्विचिंग पोटेंशियल है इसका मतलब है कि आपने ज़ीरो से लेकर ये मेरे ख्याल से 1.2 कह लें इसको हम एहतियातन, तो ज़ीरो से 1.2 तक आया, 1.2 से दोबारा ज़ीरो तक जाएंगे तो ये रिवर्स होगा। तो जो स्पीशी यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुई थी अब वही स्पीशी दोबारा रिड्यूस होगी, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे आपको जितनी स्पीशी, अगर ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है यानी स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही है और वही स्पीशी जो ऑक्सीडाइज हुई थी वही रिड्यूस भी हो रही है, तो आपको ये दो पीक्स मिलेंगी जिसकी वजह से एक डक शेप टाइप बन जाएगी। अब यहाँ पे ये जो पीक चेंज हो रही है, ये पीक जिस जगह से ये अपनी कर्व बना रही है यानी यहाँ से यहाँ तक लीनियर करंट है, इसको आप कहते हैं। जब आपका रिडॉक्स प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, आपकी स्पीशीज़
ना ऑक्सीडाइज हुई थी ना रिड्यूस हुई थी, उसके बावजूद कुछ ना कुछ करंट आपके सिस्टम में मौजूद था, जो कि डबल लेयर की वजह से हो सकता है, या आपके सिस्टम में कोई इम्प्योरिटी मौजूद है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपको बैकग्राउंड या कैपेसिटिव करंट आपको मिला। जब तक ये कैपेसिटिव करंट रहेगा ये स्टेबल लाइन रहेगी। जैसे ही आपकी स्पीशी ऑक्सीडाइज होना शुरू होगी, यहाँ पे करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जो स्पीशी की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही ये कर्व स्टार्ट होना शुरू हो, आप एक ये बेस लाइन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बेस लाइन से होती हुई जा रही होती है। यहाँ से ये जो आप एक परपेंडिकुलर आप लेके जाते हैं जो कि मैक्सिमा तक जाता है। तो ये बेस लाइन से लेकर यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, इसको हम कहते हैं पीक एनोडिक करंट, क्योंकि ये आप देखिए वाई एक्सिस पे है ना, तो यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस पे जो भी चीज़ है वो एनोडिक करंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से हासिल हो रहा है। तो ये जो भी यहाँ से यहाँ तक की जो भी वैल्यू होगी, देखिए आपने वाई एक्सिस पे माइक्रो एम्पेयर्स या मिली एम्पेयर्स जो भी आपकी यूनिट हो वहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी क्वांटिटी होगी वो होगी पीक एनोडिक करंट, ठीक है। और ये जो आप अगर ये जो मैक्सिमा है इसी को लेके एक्स एक्सिस पे प्रोड्यूस करें, तो ये जो वोल्टेज आएगा इसको कहेंगे हम पीक पोटेंशियल, पीक एनोडिक पोटेंशियल, EPA। तो EPA आप यहाँ भी लिख सकते हैं, EPA यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ हासिल हुआ है। आप जिस तरह से आप लैम्डा मैक्स हासिल करते हैं उसी तरह से EPA भी हासिल करते हैं। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएं एक्स एक्सिस तक, और जिस जगह जाके एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट हो, आप कहें जनाब ये पीक एनोडिक पोटेंशियल है, यानी ये वो पोटेंशियल है जिस पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हासिल हो रही है, ठीक है जनाब। अब जब ये पीक रिवर्स होगी, तो रिवर्स में भी यही होगा, एक ख़ास वक्त तक तो ये स्टेबल रहेगी, क्योंकि जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई थी अब वो रिड्यूस नहीं हो रही। यहाँ से शुरू होगी स्पीशी रिड्यूस होना, तो कर्व बनना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करें, बेस लाइन पकड़ के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब इस स्ट्रेट लाइन में और ये जो मैक्सिमा है इसमें एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करें। अब ये जो परपेंडिकुलर होगा ये, क्योंकि ये भी वाई एक्सिस पे है, ये वो करंट है जो स्पीशी रिड्यूस होने के लिए ले रही है। तो ये जो करंट होगा इसको हम कहेंगे पीक कैथोडिक करंट, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये जो पीक कैथोडिक करंट है आप इस तरह से हासिल करते हैं, और इस पीक को अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करें तो जहाँ पे जाके एक्स एक्सिस पे टच होता है इसको हम कहते हैं पीक कैथोडिक पोटेंशियल, EPC। इट वाज EPA, इट वाज EPC, ठीक है। तो ये एक कुछ ख़ास फैक्टर्स हैं जो आप साइक्लिक वोल्टामेट्रिक एक्सपेरिमेंट से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी जो इंतहाई अहम बात है, बहुत बड़ी ख़ास बात है, कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी का साइक्लिक वोल्टेमोग्राम हासिल कर सकते हैं, तो इस साइक्लिक वोल्टेमोग्राम के ज़रिए आप उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ भी निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी भी स्पीशी का आपको E0 निकालना है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो वो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल it is about 85.17% of peak potential। यानी जो पीक पोटेंशियल है आपका, इसका आप इतने परसेंट ले लें तो वो जो भी वैल्यू होगी वो उसका E0 के बराबर होगी। तो ये इसकी बड़ी खूबी है कि आप बड़ा सादा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उस सादा से एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे आप उसका E0 निकाल लें। तो इसकी ये कुछ अहम बातें थी। इसके बरक्स अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे ये तो हमने बात कर ली ना कि आपने एक सिस्टम को स्टडी कर लिया, अब वो सिस्टम आपके पास दो पीक्स दे रहा है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका सिस्टम ये तो रिवर्सिबल अगर हुआ, यानी आपके सिस्टम में ऐसी स्पीशी मौजूद हुई जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है, यानी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है, तो फिर इस तरह की पीक मिलेगी। लेकिन आप साइक्लिक वोल्टेमेट्री के थ्रू किसी भी प्रोसेस की काइनेटिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का जो रेट है वो भी मालूम कर सकते हैं, डिफ्यूजन कोफिशिएंट मालूम कर सकते हैं, अपने एनालाइट की इलेक्ट्रोकेमिकली जो भी वो जिस तरह से भी वो बिहेव करता है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो साइक्लिक वोल्टेमेट्री के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो देख लिए। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, यानी ये जो साइक्लिक वोल्टेमोग्राम है इसको यूज़ करते हुए हम
मज़ीद क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इसकी पीक है, पीक की शेप है डक टाइप, इस डक टाइप शेप की होने की वजह क्या होती है। ठीक है, होता ये है जनाब कि जब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस किया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड और उसके साथ जो सॉल्यूशन है उसके दरमियान एक डबल लेयर बनती है, जिसको आप कहते हैं कि जनाब ये डबल लेयर फॉर्म हो गई है। कि जैसे इलेक्ट्रोड पे चार्ज होता है, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी इलेक्ट्रोड पे तो उसके सामने ही एक लेयर बन जाती है आइंस की, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जो उस पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए बन जाती है, उसको आप डबल लेयर कहते हैं। तो वो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो उसी डबल लेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, अब आपके सिस्टम में डबल लेयर है और उस डबल लेयर के अंदर कुछ आपके पास एनालाइट के आइंस भी हैं। तो वही एनालाइट के आइन जो डबल लेयर में मौजूद हैं वही पहले ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड के साथ बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो उन्हीं आइंस का है। अगर वो आइंस इलेक्ट्रोड की सरफेस पे डबल लेयर से उठ के इलेक्ट्रोड तक चले गए और जाने के बाद ऑक्सीडाइज हो गए, या अगर रिड्यूस होना था तो रिड्यूस हो गए, तो चेंज होने के बाद उनकी, क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ के इलेक्ट्रोड की सरफेस पे गए थे, तो उनकी अपनी डबल लेयर में जो पोजीशन होगी वो फिल की जाएगी जो बल्क में मौजूद आइंस होंगे। यानी जो डबल लेयर से पीछे की तरफ जो आइंस मौजूद हैं वो डबल लेयर में उसकी जगह को फिल करने आएंगे। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, है ना। गोइंग फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन रीजन टू लो कंसनट्रेशन रीजन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इस डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए फिक्स आवा है, तो उन्होंने फिक्स ने अपना एक डिफ्यूजन लॉ दिया, इसको हम कहते हैं फिक्स डिफ्यूजन लॉ। अब इस फिक्स डिफ्यूजन लॉ को हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो फिक्स डिफ्यूजन लॉ है ये कहता है जनाब कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंसंट्रेशन बल्क में जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूजन भी होगी। और ये हमें पता भी है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन का डिफरेंस बढ़ता जाता है डिफ्यूजन भी बढ़ती जाती है। दूसरी बात जो ये कहता है कि भाई डिफ्यूजन कम होती जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूजन कम होती जाएगी जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस, ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोड को शो कर रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाएगा। यानी कोई भी आयन अगर इलेक्ट्रोड की सरफेस से जितना दूर जाता जाएगा, जितनी दूर होगा उसके डिफ्यूज़ होने की सलाहियत उतनी कम हो जाएगी। समझ में आने वाली बात है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट किसी भी एनालाइट के डिफ्यूज़ होने की सलाहियत को रिप्रेजेंट करता है। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आगे जा रहा है, पूरे एरिया की बात है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है एक्स और वाई दोनों मिला के। तो जब आप बात करते हैं डिफ्यूजन की तो ये बराबर रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर आता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट और डेल्टा सी बाय डेल्टा एक्स। इसको अगर हम आपकी आसानी के लिए एक्सपेंड करके लिखें तो डेल्टा सी का मतलब होता है कंसनट्रेशन इन बल्क माइनस कंसनट्रेशन एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जो डबल लेयर है उसमें कितने आपके आइंस मौजूद हैं, जितना ये फ़र्क कंसनट्रेशन का बढ़ता जाएगा उतना ही डिफ्यूजन ज़्यादा होती जाएगी। डिवाइड बाय ये इसको हम कहते हैं थिकनेस ऑफ डबल डिफ्यूजन लेयर। अब जितनी ज़्यादा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर होती जाएगी उतना ही डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका, अगर ये ज़्यादा होती जाएगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और इसकी स्ट्रेट लाइन बनाएं, है ना, तो अगर हम x को उधर ले जाएं, ठीक है, d को इधर ले आएँ तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कराते हैं y इज़िकल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y पे हम डेल्टा सी रख दें जो भी चेंज इन कंसनट्रेशन है, x पे आप क्या रखें जनाब, जो भी आपका डिस्टेंस है फ्रॉम इलेक्ट्रोड वो आ गया। तो अब जो आपका स्लोप है ये आपको बताएगा, इस लाइन का जो भी स्लोप है ये बताएगा कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। अगर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ाते जाएंगे तो लाइन का स्लोप कम होता जाएगा,
यानी इलेक्ट्रोड से जितनी दूर आप जाते जाएंगे वो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी आयन के लिए उसका कम होता जाएगा। अगर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड कम है तो देखो इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, यानी ये सबसे तेज़ डिफ्यूज़ करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोड के करीब है, इलेक्ट्रोड का चार्ज बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकता है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डिफ्यूजन की सलाहियत कम होती जाएगी। ठीक है जनाब, तो इसको हम कहते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और इसकी ये इक्वेशन आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब क्योंकि आप वाकिफ़ हो चुके हैं जनाब डिफ्यूजन से कि डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है, तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं उन कीमती इक्वेशंस की जो वोल्टेमेट्री और साइक्लिक वोल्टेमेट्री में यूज़ की जाती हैं किसी भी एनालाइट के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करंट को उनकी कंसंट्रेशन से रिलेट करने के लिए। आपको मालूम है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके जो भी सिस्टम में जो भी करंट जनरेट होता है उसमें अपना असर डालते हैं। तो पहली इक्वेशन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ इल्कोविक इक्वेशन। इल्कोविक इक्वेशन यूज़ की जाती है पोलरोग्राफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। जब भी आप पोलरोग्राफी परफॉर्म कर रहे हो तो पोलरोग्राफी में जो कंसंट्रेशन होती है और जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनल होने के साथ उनका जो कांस्टेंट होता है वो ये होता है। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड इल्कोविक इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे, बस हम इसकी यूज़ देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि इल्कोविक इक्वेशन जो ये ड्राइव हुई है इसमें ये जो n है ये n कहलाता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है, यानी आयोडीन रेडिकल में और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, यानी इस आयोडाइड ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और I0 बन गया, तो यहाँ n होगा 1। इस तरह बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी हो सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, उसमें n की जगह 2 आएगा। अभी जो n की जगह 2 आ गया, n की जगह ये रिएक्शन की जो भी वैल्यू होगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की वो आ जाएगी। d यहाँ पे होता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। जो भी आपके एनालाइट का डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो d की जगह लिख दिया जाएगा। ठीक है जनाब, जो कि यूजुअली सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में होता है। m का मतलब होता है यहाँ पे मास ऑफ मरकरी, क्योंकि आप पोलरोग्राफी की बात कर रहे हैं तो जो कैपिलरी होती है ना पोलरोग्राफी की, इस कैपिलरी में से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके मरकरी निकल रही होगी, तो ये जो मरकरी निकल रही है इसके कितने मिलीग्राम निकल रहे हैं एक सेकंड में, उसको आप m से रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी थ्रू द कैपिलरी। और t का मतलब होता है टाइम, ये ड्रॉप टाइम, मरकरी के एक ड्रॉप निकलने में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर को देखें तो ये मास ऑफ मरकरी और टाइम ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं कैपिलरी के ऊपर। अगर हम कैपिलरी का डायमीटर बढ़ा देंगे तो वो जो उसका मरकरी का फ्लो रेट है m वो भी बढ़ जाएगा, और जो टाइम है ड्रॉप की गिरने का वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों कांस्टेंट्स को मिलाकर एक और कांस्टेंट बनता है जिसको हम कहते हैं कैपिलरी कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं कैपिलरी के साथ, वो कैपिलरी जिसमें आपने मरकरी फिल किया हुआ है, तो कैपिलरी कांस्टेंट कहते हैं इन दोनों को मिला के। तो जनाब आपने ये देख लिया। अब यहाँ जो कंसंट्रेशन आपने रखी, ये कंसंट्रेशन आम तौर से रखी जाती है मिलीमोल पर लीटर के अंदर, यानी जो स्टैंडर्ड आपको कंसंट्रेशन रखनी होगी वो मिलीमोल पर लीटर के अंदर रखनी होगी। तो अब आप क्या करेंगे जनाब, अगर आपके पास ये तमाम डेटा मौजूद है, यानी कंसंट्रेशन भी है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ डी निकाल सकते हैं। डी स्टैंड्स फॉर द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो आप डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं कि आप एक ग्राफ प्लॉट करें इस इक्वेशन को देखते हुए। इस ग्राफ में अगर हम इसको y इक्वल टू mx प्लस सी करें तो x की जगह आप कंसंट्रेशन रख दें, y की जगह आप डिफ्यूजन करंट रख दें, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए जो ओरिजिन से जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। अभी जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रही है इसका जो स्लोप होगा
वो स्लोप बराबर हो जाएगा इस पूरे फैक्टर के, है ना। अब इस पूरे फैक्टर में आपको तमाम चीज़ें पता हैं, यानी स्लोप की वैल्यू एक तरफ रख दीजिए इज इक्वल टू दिस। अब इसमें m की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू रख दीजिए, n रख दीजिए, 607 तो है ही आपके पास, तो d हाफ आपके पास निकल के आ जाएगा। तमाम वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे भेज दें, स्क्वायर ले लें तो d डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में आपके पास निकल के आ जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा पोलरोग्राफी का, और उसके ज़रिए आप कोई भी किसी भी एनालाइट की डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन को हम पढ़ते हैं जनाब, जो कि साइक्लिक वोल्टेमेट्री के लिए यूज़ होती है, या आप सिंपल कह लें वोल्टेमेट्री में भी यूज़ होती है। उसको हम कहते हैं रेंडल-सेवसिक इक्वेशन। रेंडल-सेवसिक इक्वेशन जो होती है, क्योंकि आपके पास अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जितनी स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है उतनी की उतनी स्पीशी रिड्यूस भी होती है, जब भी तो वो रिवर्सिबल होगा, क्योंकि जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है वही तो रिड्यूस हो रही है। तो 10 स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही हैं तो 10 ही रिड्यूस भी होंगी। तो जो पीक एनोडिक करंट है या पीक कैथोडिक करंट है, दोनों ही सूरतों में बराबर होगा। तो जो पीक करंट है आपका वो बराबर होता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इसके। अब यहाँ पे ये 2.69 एक्सपोनेंट 5 ये तो आपके पास कांस्टेंट है, एन वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र, ए जो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वही सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में, सी कंसंट्रेशन है यहाँ पे, और ये जो न्यू है आपके पास, ये न्यू आपका कहलाता है स्कैन रेट, और इस स्कैन रेट की यूनिट होती है मिली वोल्ट पर सेकंड या वोल्ट पर सेकंड। आमतौर से मिली वोल्ट पर सेकंड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्कैन रेट का मतलब होता है कितने वोल्ट एक सेकंड में आप चेंज कर रहे हैं, यानी इफ़ यू आर इंक्रीजिंग योर पोटेंशियल फ्रॉम 0 वोल्ट टू 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, तो जो स्कैन रेट होगा वो हो जाएगा 1 वोल्ट पर सेकंड या 1000 मिली वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, तो ये मिली वोल्ट पर सेकंड जो है एक्चुअली स्कैन रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आप रेंडल-सेवसिक इक्वेशन को देखें तो यहाँ इसके ज़रिए भी आप किसी भी अगर साइक्लिक प्रोसेस है आपके पास या साइक्लिक वोल्टेमेट्री में परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेशन और पीक पोटेंशियल को प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, और यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है उसको इस पूरे फैक्टर के बराबर रख के आप डिफ्यूजन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस यूज़ होती हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा अहम इक्वेशंस हैं जो कंसंट्रेशन को जो पीक करंट है उससे रिलेट करती हैं। एक जो हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वो है पोलरोग्राफी के लिए, और एक जो इक्वेशन पढ़ी है वो हमने वोल्टेमेट्री या साइक्लिक वोल्टेमेट्री के लिए। तो इस पूरे लेक्चर में आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी किस्म की दुश्वारी हो, तो आप कमेंट में बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।